ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब फिर से पिछली बार की तरह हमारा होगा पेपर। इट मीन जैसे पहले होता था ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड, वैसे ही पेपर फिर से होगा। आपको खूब आराम से उसको करने का मौका दिया जाएगा, है ना। और कोरोना की वजह से हम लोग ऑनलाइन में आ गए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा था सीटेट वाला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर से कॉपी पेंसिल आपको मिलेगी, ठीक है, पेपर मिलेगा। आइए, सीटेट के 23 दिसंबर वाले पेपर के पार्ट 1 को हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 के पेपर को करने चल रहे हैं। इट मीन्स 16 से 30 तक के प्रश्नों को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि प्रवाह, विस्तारीकरण, है ना, और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं। आपको पता है कि आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था सृजनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी, जिसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? सृजनात्मकता का अर्थ होता है लचीलापन। जब आप समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं तो वो लचीलापन कहलाता है। इसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं, अभिसारी नहीं। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। मतलब एक समस्या पे कई समाधान सोचना। प्रवाह क्या है? एक निश्चित समय पे किसी निश्चित टॉपिक पे आप कितने नए विचार प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये सारे जो अंग हैं वो किसके हैं? सृजनात्मकता के हैं, क्रिएटिविटी के तत्व माने जाते हैं, ठीक है। विस्तारण का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मतलब ऐसे बच्चे भी स्कूल आएँ, पढ़े लिखें, इसके लिए क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम जिसमें कोई लचीलापन ना हो, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे पाठ्यक्रम को सपोर्ट नहीं करना है। आधारभूत अभिगम्यता, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल है हमारा, वो एक्सेसिबिलिटी हो उसमें, मतलब जो उनकी ज़रूरतें हों उसे पूरा किया जाए, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, रिजिड नहीं होना है। विशेष स्कूलों की स्थापना, हर जगह विशेष प्रकार के स्कूल नहीं बनाए जा सकते, बल्कि हमें खुद समावेशी शिक्षा को फॉलो करना होगा। एक ही स्कूल में सभी बच्चों के लिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से व्यवस्थाएं करनी होंगी। इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 18, देखो, मानकीकृत को कभी आप सपोर्ट मत करना, ठीक है। जो स्टैंडर्डाइज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करने हैं। 18, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? हल्की मानसिकता, मंदता से है, या डिसलेक्सिया का संबंध अधिगम विकारों से है? तो ठीक है, डिसलेक्सिया हम अधिगम विकारों में ही पढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब हमारे अधिगम से संबंधित विकार होते हैं। तो 18 का ए वाला सही हो जाएगा। ये पेपर कुछ आसान बना हुआ है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? ठीक, तो इक्विटी, समता तो होनी चाहिए, सभी बच्चों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मदद प्रदान करनी चाहिए, तो ये तो है। पृथक्करण और नामकीकरण, बिल्कुल, ये आपका इस दृष्टि से, इस प्रश्न की दृष्टि से ये हमारा सिद्धांत नहीं है। इट मीन्स बी वाले पे आपको टिक लगाना है। भिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, ये सब है, जैसे जैसी ज़रूरतें हों उसी हिसाब से हमको अनुकूलन करना चाहिए। व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, मतलब जो अलग अलग विशेषताएं होती हैं बच्चों की, प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, अपने अपने फीचर्स होते हैं, तो उसे अपना लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सिद्धांत नहीं है। इस प्रश्न का बी वाला ऑप्शन गलत है, मतलब एक सिद्धांत नहीं है। अब आइए 20 नंबर की ओर चलते हैं। 20 नंबर वाला क्या कहता है? एक कथन है और एक कारण है, ठीक। क्या है कथन? कुम्हार समुदाय से, मतलब जो लोग बर्तन बनाते हैं, ऐसे समुदाय से, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख जाते हैं।
क्योंकि मिट्टी को उठाना, तौलना, रखना, फिर घड़ा बनाना, ग्लास बनाना, कटोरी बनाना, है ना, तो वो मतलब संख्या कम सीख पाते हैं लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा सीख जाते हैं, ये बात सही है। ठीक है, फिर क्या है, तर्क क्या है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। मतलब बच्चों का जो विकास होता है, जो अधिगम होता है, उस पे समाज का और रहन सहन का बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की कह रहे थे और यहाँ कहा भी गया है। इट मीन्स दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, बोथ आर राइट। एंड जो आर है वो ये दिखा रहा है कि हम समाज में रहकर जिस समाज में रहते हैं उस चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए 21 नंबर को, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं, जब छात्र एक व्यवहार मतलब किसी व्यवहार को, मान लीजिए आप किसी एक अच्छे टीचर के व्यवहार को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं उसका, ठीक है, तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? अरे भाई, अवलोकन कर रहा है तो ध्यान केंद्रित करके देखेगा उसे, है ना। प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, रटना है नहीं, अवलोकन कर रहा है। अवलोकन का मतलब जब आप किसी चीज़ को देखते हो, गहराई से देखते हो, तो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, तब उसे सीख पाते हो, उसके जैसे बन पाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करके। सी वाला देखिए, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन। अब छोटा सा बच्चा है तो अपना आकलन अभी वो नहीं कर सकता है। फिर क्या है, प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना। प्रतिमान मतलब जो उसके सामने है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, और अभ्यास करना। ठीक है, दोहराना और अभ्यास करना रटने से संबंधित है, बार बार दोहराने से संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। इसमें व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं, तो इसमें ध्यान केंद्रित करना सबसे ज़रूरी हो जाएगा। सही तो ये भी है, लेकिन ध्यान केंद्रित करना आपका ऑप्शन सही माना गया है। ठीक है, अब आइए 22 नंबर के प्रश्न पे। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और वो सीखते समय कई गलतियां करते हैं। ठीक है, अब इस गलती को टीचर को समझना है। इस गलती को क्या करना है, टीचर को समझना है। क्यों समझना है, वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकें। देखो, आइडेंटिफाई नहीं करना है आपको बच्चों को, सबसे पहला प्रश्न हमारा कट गया। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती हैं, मतलब कौन कितना समझा है हमारी बात को, कौन किस तरीके से सोच रहा है। अगर हम तुम्हारी गलतियों को देखें तो इस बात को समझ सकते हैं कि तुम इस बात को किस तरीके से लिए हो, किस तरीके से आप इसको समझे हो, किए हो। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। आइए सी पे, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती हैं, लेकिन पहले वो खुद संभाल लें बच्चों को, फिर आप फैमिली तक जाना चाहिए आपको, जब आपके बस की बात ना हो तो। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती हैं। पृथक और श्रेणीबद्ध बिल्कुल भी बच्चों को नहीं करना है, समावेशी की भावना से ही प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो आपका सही होगा। ठीक है, तो इसमें वो बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती हैं कि कौन सा बच्चा किस सोच का है, किस तरीके से सोच रहा है, जो गलतियां कर रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 23 नंबर के प्रश्न को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए कैसा, विषय वस्तु अभिमुखी, मतलब कोई एक कंटेंट दे दें उस पर ही ध्यान केंद्रित किए रहें पूरे बच्चे अपने, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, पाठ्य पुस्तक केवल बुक से संबंधित, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है, प्रयोगात्मक, ठीक है, और व्यवहारात्मक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें प्रयोगात्मक लगाना चाहिए। व्यवहारात्मक तो होना चाहिए, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग का भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो प्रयोगात्मक को ही सपोर्ट करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 23 में आपको क्या लगाना है, सी नंबर लगाना है। आइए 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले
मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो तन्वी है, एक लड़की गहरे लंबे सांस भरती है, चिंतित है, मतलब उस टेंशन से निपटने के लिए वह कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। ठीक, जैसे अगर आप घबराए हुए हो किसी काम को करने के लिए, तो आप लंबी लंबी सांस लेते हो ना, मतलब अपनी घबराहट को कम करना चाहते हो। इट मीन्स अपने भावों पर आप नियंत्रण स्थापित करना चाहते हो। ठीक है, तो अपने भावों को मैनेज करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, आइए अब हम 25 नंबर की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है? कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान, मतलब अभी तो आपने देखा कि कोरोना का दौर चल रहा था। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास, ठीक है, रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। मतलब कोरोना का दौर चल रहा है, दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, सब कुछ बंद चल रहा है। ठीक है, रोहिणी है जो स्वतः से अपनी बहन के पास जो किताबें हैं उसकी बहन के पास, उसको पढ़ना चाहती है। ठीक है, रोहिणी एक है, क्या है? प्रयोगकर्ता, अधिगमकर्ता, प्रयोगात्मक अधिगमकर्ता है, कोई प्रयोग तो कर नहीं रही है। स्व प्रेरित अधिगमकर्ता है, मतलब उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से सारी चीज़ों को पढ़ ले रही है, सीख ले रही है। ठीक है, फिर क्या है? प्रदर्शन अभिमुखी, कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है, किताबें पढ़ रही है। वाह्य प्रेरित, किसी ने उससे कहा नहीं है कि तुम किताबें पढ़ो, वो स्वयं से पढ़ना चाहती है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? स्वप्रेरित अधिगम करता। ठीक है, 25वां। अब आइए 26 नंबर पे। 26 नंबर पे आते हैं, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? बच्चों द्वारा जो ग्रहण की गई, ग्रहित मतलब ग्रहण की गई, वैकल्पिक, अल्टरनेट कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। अगर कोई बच्चे किसी गलत चीज़ को संकल्पनाएं बना लिए हैं, ठीक है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? मतलब अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कोई भ्रांतियां अपने दिमाग में बना लिए हैं, गलत संकल्पनाएं मिसकॉन्सेप्चुअल हो गए हैं, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट उनके गलत हो गए हैं, तो ये क्या दर्शाता है? अधिगम अक्षमता, कि किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, कि निराधार दावे, कि स्थायी संकल्पना ठहराव। देखो अभी छोटे बच्चे हैं तो स्थायी संकल्पना ठहराव तो अभी नहीं हो सकता। ठीक है, निराधार दावे, वो लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रहे हैं कि आपस में बहस कर रहे हों और एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे हों। ठीक है, बेसलेस जो हमारे निराधार दावे हैं वो किसी कहानी को लेकर, किसी घटना को लेकर के होते हैं। जब आप दावा करते हो कि मैंने ये किया जिसका कोई आधार नहीं होता। फिर क्या है? अधिगम अक्षमता, कोई चीज़ सीख तो रहे नहीं हैं वो बच्चे, किसी वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां, मतलब किसी वस्तु के प्रति कोई गलत अवधारणा बना लिए हैं और छोटे बच्चे हैं, भ्रांतियां हो गई हैं कि वहाँ भूत रहते हैं, उस पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे, ऐसी कहानियाँ बचपन में सुनते हैं। तो वो केवल उनके सहज विचार होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें उनको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो किसी के मुंह से सुने हैं वही वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपको इसमें सही लगाना है। अब आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं? मतलब कुछ योजनाएं, पढ़ाने के कुछ तरीके आपको दिए गए हैं 4, जो प्राथमिक स्तर पर सही हों उसी पर टिक लगाना है। प्राथमिक मतलब 1 to 5 तक जो सही हों उसी पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, मतलब यूज ऑफ कॉन्सेप्ट मैप्स। ठीक है, अगर हम मैप का, चित्रों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बच्चों के लिए अच्छा है। ठीक है, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाएं, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों को मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाना है हमें, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाना है।
विविध सामग्रियों का प्रावधान, टीएलएम का प्रयोग करना है सर, ठीक है, टीएलएम का प्रयोग कर लेंगे, ये भी सही है। कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल, कहानी और कहावतें जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाए तो ठीक है, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बी वाला छोड़ के, दूसरा छोड़ के पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा कहाँ है? बी वाले ऑप्शन में है, ठीक। तो यहाँ से ये सही हो जाता है। आइए भैया 28 नंबर की ओर चलते हैं। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को, प्राथमिक मतलब प्राथमिक स्तर पर, शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती हैं। मतलब जितनी चीज़ें उस टीचर ने, अध्यापिका ने पढ़ाया है, वो कहती हैं कि 5 बार इसको अपनी कॉपी में सब लोग लिखिए। कितनी बार? 5 बार। शिक्षण की यह विधि क्या कहलाएगी? अत्यधिक प्रभावकारी है, क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु को अर्थपूर्ण और अधिगम से अधिक सहायता करते हैं। अच्छा, आप खुद बताओ, अगर बच्चा समझे ना, बार बार आपकी लिखी गई चीज़ को देख देख कर लिखता रहे, 20 बार लिखे, 5 बार नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ों को समझ रहा है? क्या नकल करना समझना होता है? बार बार उसी चीज़ को लिखने से क्या उसका बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा? नहीं, हमें उसके प्रैक्टिस से ज़्यादा उसको समझाने पे बल देना है, ठीक। आइए फिर क्या है? प्रभावकारी है, क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना होती है। ऐसा कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं है कि 5 बार ही लिखा जाए। प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम केवल अभ्यास से ही सब कुछ प्राप्त कर लेते तो जो एग्जाम्पल्स गणित के किताबों में दिए हैं वही देख के हम लिख लेते, फिर लिख लेते, फिर लिख लेते, फिर लिख लेते। क्या ऐसा 5 बार करने से वो सवाल हमें आने लगेगा? नहीं आएगा। इसका मतलब अर्थपूर्ण अगर करना है तो अभ्यास तो ठीक है, अभ्यास जरूरी है, लेकिन पहले समझाइए, उसके मस्तिष्क को डेवलप करिए, ठीक है। प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि पूर्वाभ्यास एक जटिल प्रक्रिया है, इसे सरल होता है, लेकिन सी वाले ऑप्शन को लगाना है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना, देखो पूर्वाभ्यास करना जरूरी है, लेकिन केवल पूर्वाभ्यास करना, प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? देखो, जब हम गणित में, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कलन विधि है वो क्या होती है, ठीक। जो कलन विधि है वो क्या होती है, ठीक। कलन विधि का मतलब होता है जैसे किसी सवाल को हम 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो इस विधि को हम कलन विधि कहते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को स्टेप वाइज करते हैं, कई चरणों में बांट कर करते हैं, तो ऐसी विधि को हम कलन विधि कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रभावकारी है, स्टेप वाइज चीज़ों को समझना, ठीक है। खोज के ह्यूरिस्टिक मेथड से किसी को हम पढ़ते हैं, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, सही है। बिना बोध के प्रयत्न एवं त्रुटि का दोहराव, तो ऐसा आपको नहीं, बिना बोध मतलब बिना समझे बार बार आप गलती कर रहे हो, उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हो, तो इससे नहीं सीख पाओगे। कहाँ गलती की हो इसे समझो और उस गलती में सुधार करने का प्रयत्न करो। फिर क्या है? प्रकारात्मक अबद्धता है ना, फंक्शनल फिक्सनेस, मतलब आपको एक ही जगह पे फिक्स हो जाना है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा कहाँ है? ये बी वाला सही है, ठीक है। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता, ठीक है। मतलब 4 क्रियाकलाप दिए गए हैं: रटना, विचारावेश, स्कीमा सक्रियता, संकल्पना, मानचित्रण, दिमाग में ही चित्र बनाना। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। देखो, जब हम विचार करते हैं तो हमारा पूर्व ज्ञान उसमें सहयोग करता है, स्कीमा बनाते हैं तो भी पूर्व ज्ञान हमारा उसमें सहयोग करता है,
चित्र बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल मैपिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं दिमाग में, तो वो भी चित्र बनाता है। जब हम किसी चीज़ को बार बार रटते हैं तो वो चित्र नहीं बनाता है, इसलिए इसमें रटना हमारा सही हो जाएगा। मतलब 30वें प्रश्न के लिए ए नंबर आपको टिक लगाना है, रटने पर टिक लगाना है। रटना जो है हमारा वो पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, बस हम तोते की तरह रटते रहते हैं। बच्चों को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं रटने से, केवल वो आंसर टिक कर सकते हैं सही, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लेन या किसी को समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोगों ने 23 दिसंबर के जो प्रश्न थे, 30 प्रश्न उसको कर लिए हैं। पार्ट 1 में जो चैप्टर से संबंधित प्रश्न थे उसको किया हम लोगों ने। पार्ट 2 में जो हमारा पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न था उसको हम लोगों ने किया। इट मीन्स 23 दिसंबर वाले प्रश्न पत्र को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 24 दिसंबर वाले प्रश्न पत्र को लेकर के आएंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते रहिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ले आ सकें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।